सभी स्टूडेंट्स का फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री लाइन बाय JSR में। सो ऑल द स्टूडेंट्स वंस अगेन वेलकम्स यू इन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री लाइन बाय JSR। तो हम अभी अपने चैनल पर स्टडी कर रहे हैं MCQ सीरीज़, और उस MCQ सीरीज़ में अभी तक हमारी 3 वीडियोज़ यूट्यूब चैनल पर आ चुकी हैं जो आपके चैप्टर सॉलिड स्टेट से रिलेटेड थी। आज हम उसी सीरीज में एक नई वीडियो लेकर के आए हैं और उस वीडियो में आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकंड चैप्टर जो आपका है सॉल्यूशंस फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड है। ये सभी बोर्ड्स में दिया गया है चैप्टर क्लास 12th में, चाहे वो आपका ISE बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो या स्टेट बोर्ड हो जैसे यूपी बोर्ड है या किसी दूसरे स्टेट का। तो सभी बोर्ड्स में ये चैप्टर दिया गया है और उसी में आज हम यहाँ पर जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे MCQ के, वो सॉल्यूशन चैप्टर से और रिलेटेड रहेंगे। ठीक है, तो उन्हीं क्वेश्चंस को हम यहाँ पर आज सॉल्व करते हैं। स्टार्ट करते हैं अपनी MCQ सीरीज़ का 4th पार्ट। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कि इनमें से कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। तो इनमें से कौन सी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, इसके लिए हम यहाँ पर जो ऑप्शंस दे रखे हैं उनको पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर सभी ऑप्शंस को हमें अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से रीडिंग करनी है और उसके बाद में फिर हमें इसमें से अपना आंसर सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बना करके दिया है, लेकिन फिर भी हम इसको आसानी से देखिए सॉल्व कर पाएंगे। अगर चैप्टर को हमने ढंग से पढ़ा है तो इसे हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। क्या होगा इसमें, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, आप लोग जानते ही हो ये क्या है, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। वहीं पर वेपर प्रेशर की बात करें तो वेपर प्रेशर जो है वो क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो होती है आपकी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या होती है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हाँ भाई ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। वहीं पर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है ना, तो हमारा करेक्ट आंसर इसका क्या हुआ, वेपर प्रेशर। ठीक, देन नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट इज़ द रेशियो ऑफ। जो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट है वो एक रेशियो है यहाँ पर किसके लिए, इसमें पूछा गया है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टू मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ये आपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टडी की है, तो इसमें जो एलिवेशन कांस्टेंट होता है वो होता है आपका यहाँ पर क्या होता है, KB क्या होता है, KB होता है। और हमसे पूछा है कि ये मोलल एलिवेशन कांस्टेंट रेशियो किसका होगा। अगर हम देखें तो फार्मूला हमारे पास जो होता है, जो फार्मूला होता है वो होता है डेल्टा TB इज़ इक्वल टू KB इंटू M, यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज़ इक्वल टू मोलल एलिवेशन कांस्टेंट इंटू मोलैलिटी। तो हमें निकालना है KB, तो KB इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा TB अपॉन M। मीन्स ये रेशियो किस किस का हो गया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये दिया ना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और नीचे क्या है, मोलैलिटी, यानी हमारा ये वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.01 m एक्वस सोल्यूशन इज़। देखो यहाँ पर लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट हमें देखना है, और किसके लिए देखना है,
देखिए लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पर हमें देखना है 0.1 m एक्वस सोल्यूशन ऑफ। अब यहाँ पर हमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये देखनी है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड एसोसिएट या डिसोशिएट हो रहा है और कौन सा एसोसिएट या डिसोशिएट नहीं होता। देखिए सभी कंपाउंड यहाँ पर आयनिक कंपाउंड हैं, ये और ये सभी क्या हैं, ये आयनिक हैं, तो ये आयंस में टूट जाएंगे। अब इनके आयंस में टूटने के लिए यहाँ पर हमें देखना है कि ये जो आयंस में टूटेंगे तो इनसे बनने वाले आयंस कितने होंगे, उसी चीज़ को यहाँ पर हमें क्या करना है, समझना है। ठीक है ना। तो देखिए कैसे करके हम इसको सॉल्व करें। इसमें आयनाइजेशन करके देख लेते हैं कि किसमें आयनाइजेशन सबसे ज़्यादा हो रहा है। देखिए K2SO4 में K2SO4 से हमें मिलेगा 2K पॉजिटिव आयन प्लस SO4 2 नेगेटिव आयन, दैट इज़ टोटल मिलाकर 3 आयन्स मिले। यहाँ पर NaCl को अगर हम यहाँ पर डिसोशिएट करेंगे तो Na पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन 2 आयन्स मिले। और यहाँ K4FeCN होल 6 को हम, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, उसको आयनाइज करेंगे तो 4K पॉजिटिव आयन प्लस FeCN होल 6 4 नेगेटिव आयन, टोटल मिलाकर यहाँ पर कितने आपके 5 आयन्स आ रहे हैं। ठीक है ना, 5 आयन्स आ रहे हैं टोटल मिलाकर के, ये और ये, तो एक कॉम्प्लेक्स आयन और एक ये 4K पॉजिटिव आयन, टोटल मिलाकर ये 5 आ गया। और यूरिया जो है, यूरिया ये डिसोशिएट नहीं होता, ये आयनाइज नहीं होता। ठीक है, तो ये आयनाइज नहीं होगा, तो इसका जो है जितने आयन्स, जितने मॉलिक्यूल हैं उतने ही मॉलिक्यूल इसमें रहेंगे। अब देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जितने ज़्यादा आयन्स होंगे उतनी ही कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के। तो जितने ज़्यादा सॉल्यूट पार्टिकल्स होंगे उतना ही यहाँ पर क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट कम हमें मिलेगा। तो यहाँ K4FeCN6 में सबसे ज़्यादा यहाँ पर आयंस बन रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा K4FeCN होल 6 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ इक्विमोलर सॉल्यूशन। इक्विमोलर सॉल्यूशन के लिए हमें करेक्ट ऑर्डर देना है ऑस्मोटिक प्रेशर का। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला आप लोग जानते हो, पाई इज इक्वल टू, ये होता है CRT। CRT में यहाँ पर N/VRT आप ले सकते हो, पाई इज इक्वल टू। और अगर यहाँ पर अगर कोई कंपाउंड आयनिक है या एसोसिएट और डिसोशिएट हो रहा है तो वहाँ पर हमारा जो फार्मूला रहता है वो होता है पाई इज इक्वल टू ICRT। यानी ये कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के लिए यहाँ पर हमें देखना होगा कि कौन सबसे ज़्यादा आयनाइज हो रहा है। जो ज़्यादा आयनाइज हो रहा होगा वही सबसे ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर देगा इक्विमोलर सॉल्यूशंस के केस में। तो यहाँ देखो ये दे रखा है BaCl2, इसमें कुल मिलाकर के यहाँ पर 3 आयन बनेंगे, NaCl में 2 आयन बनेंगे और Na3PO4 में यहाँ पर 4 आयन बनेंगे और ग्लूकोज में कोई आयन नहीं बनेगा क्योंकि आयनाइज होता ही नहीं है। यानी Na3PO4 हमारा सबसे पहले नंबर पर आना चाहिए, सबसे पहले नंबर पर ये है। इसकी जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो सबसे ज़्यादा, फिर BaCl2 का, फिर NaCl, फिर ग्लूकोज का। मीन्स हमारा ये वाला आंसर यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट है हमारा, अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा 5th। देखिए क्वेश्चन आपका हुआ ये 5th, और 5th क्वेश्चन में क्या दिया गया है वो देखें। फिफ्थ क्वेश्चन में कहा गया है द मोलल फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट फॉर वाटर इज 1.86। ठीक है, और ये 1.86 है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि इफ़ 342 ग्राम ऑफ केन शुगर इज़ डिज़ोल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर द सॉल्यूशन विल फ्रीज।
सोल्यूशन फ्रीज कब होगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले देखना होगा इसमें क्या क्या चीज़ दे रखी है। तो देखो आपको यहाँ पर दे रखा है मोलल फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट यानी कि KF की वैल्यू आपको यहाँ पर दे रखी है कितनी 1.86 दे रखी है, ठीक है ना। और यहीं पर आपको दे रखा है इसमें क्वेश्चन में शुगर केन का जो मास है WB जिसे हम सॉल्यूट बोलेंगे वो है हमारा 342 ग्राम। जो शुगर केन है उसका मोलर मास भी 342 ग्राम ही होता है, ठीक है। ये बात भी यहाँ पर आपको समझ में आ रही होगी। अच्छा, अब देखिए जो 342 ग्राम है, दोनों ही चीज़ें 342 ग्राम है। अब यहाँ पर देखें वाटर का अमाउंट कितना दे रखा है उसे हम लिख लेते हैं यहाँ WA से लिख देते हैं दोबारा से 1000 ग्राम WA दे रखा है। अब कह रहे हैं सॉल्यूशन विल फ्रीज। तो देखो यहाँ पर हम पहले निकाल लें डेल्टा TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकाल लें। वो क्या होगा, यहाँ पर होगा KF इंटू ये हो जाएगा स्मॉल m, यानी कि ये आपका क्या है स्मॉल m है यहाँ पर मोलैलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो KF की वैल्यू 1.86 दे रखी है इंटू m आपका देखो मोलैलिटी के लिए फार्मूला आपका हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। m का फार्मूला देखो यहाँ देख लो n अपॉन नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इंटू 1000। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए आप जानते हो WB अपॉन MB लगाएंगे आप, WB अपॉन MB यानी यहाँ पर आप लगा दोगे इसको इंटू 1000 अपॉन WA। ये वाला फार्मूला आप यहाँ ये यहाँ तक इतना ही लगाना है हमें WB अपॉन MB n की जगह। तो यहाँ पर कुल मिला करके आपको लगाना है 342 अपॉन 342 इंटू 1000 अपॉन 1000, ठीक है। ये तो ये पोर्शन अलग है, इससे कोई मतलब है नहीं। यहाँ पर आया हमारा 1.86 इंटू देखो ये तो 1 हो गया, ये 1 हो गया, यानी टोटल मिलाकर ये 1 हो गया और ये हो गया 1.86, ठीक है। ये लिखा हमने डेल्टा TF इज इक्वल टू T0 माइनस TS। अब देखो डेल्टा TF तो हमें दे रखा है 1.86, ये अभी हमने कैलकुलेट किया है, और T0 का मतलब हुआ 0 डिग्री सेल्सियस माइनस TS हमें निकालना है। तो यहाँ पर हमारा TS यानी कि सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो हो जाएगा -1.86 डिग्री सेल्सियस। अब देखो आंसर आपका यहाँ पर कोई ऑप्शन ज़रा दोबारा चेक करते हैं, ऑप्शन में कोई आंसर निकलता है तो फिर उसे हम सिलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर आपका आंसर इनमें से कोई, देखिए आंसर आया था आपका -1.86, यानी ये वाला आपका आंसर यहाँ पर क्या है हो जाएगा, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, कह रहे हैं एक एक्वा सोल्यूशन है, एन एक्वा सोल्यूशन फ्रीजेज एट -0.186 डिग्री सेल्सियस, KF is equal to 1.86, KB is 0.512 and what is the elevation in boiling point। यहाँ बॉइलिंग पॉइंट में जो एलिवेशन है वो क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं पहले। तो देखिए यहाँ पर हमें गिवन क्या क्या है वो लिख लेते हैं इस साइड में हम। तो यहाँ पर हमें गिवन है, देखिए क्या क्या गिवन है। हमें दे रखा है एक्वा सोल्यूशन फ्रीजेज एट -0.18 डिग्री सेल्सियस, यानी कि TS हमें यहाँ पर दे रखा है -0.186 डिग्री सेल्सियस, और यहीं पर हमें KF दे रखा है 1.86, ठीक है। और यहाँ पर हमें KB भी दे रखा है
आपका 0.512 दे रखा है, ठीक है ना। हमसे पूछा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मीनिंग हो गया डेल्टा टी बी, यहाँ पर आपको फाइंड करना है। देखिए इस टी एस से क्या मतलब है, इस टी एस से हम निकालेंगे डेल्टा टी एफ, ये सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है। तो डेल्टा टी एफ क्या होता है, डेल्टा टी एफ होता है T0 माइनस टी एस, ठीक है ना। तो T0 तो हो जाएगा यहाँ 0 माइनस, और माइनस में ये दे रखा है 0.186, ये हमारे पास डेल्टा टी एफ हो जाएगा। यानी कि डेल्टा टी एफ हमारे पास हो गया आपका 0.186, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो 186 आपने ले लिया, इसी 186 को आप क्या करेंगे, अब यहाँ हमारे पास के एफ और के बी दे रखे हैं, डेल्टा टी बी निकालना, डेल्टा टी एफ है। देखिए फार्मूला होता है डेल्टा टी एफ का, डेल्टा टी एफ इज़ इक्वल टू के एफ इंटू एम, और वहीं पर फार्मूला होता है डेल्टा टी बी का, वो होता है के बी इंटू एम, ठीक है। यहाँ पर इनको हम क्या कर लें, डिवाइड कर दें, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर m से m कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास यहाँ रहेगा अभी आपका ये रहेगा, देखो डेल्टा टी एफ इज़ इक्वल टू के एफ इंटू एम था ना। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है यहाँ पर डेल्टा टी बी। तो हमारे पास डेल्टा टी बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा डेल्टा टी एफ इंटू के बी अपॉन, ये हो जाएगा आपका के एफ। ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ, यहाँ क्वेश्चन आसानी से निकल जाएगा। डेल्टा टी एफ आपको दे रखा है 0.186, के बी दे रखा है आपको यहाँ पर 0.512, और यहाँ पर जो के एफ है वो आपका यहाँ पर दे रखा है 1.86। देखो यहाँ से इसे जब आप करोगे तो ये एक ज़ीरो इधर आ जाएगा, ठीक है, और इसे करोगे तो एक ज़ीरो, ये 3 ज़ीरो इधर आ जाएंगे। यहाँ से कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा आपका 10000 हो जाएगा आपका 0.0512। अब देखो इसमें कोई आंसर ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है जो 0.0512 है। हाँ देखो एक आंसर ये दे रखा है 0.0512, यही हमारा क्या है, आंसर है इसमें, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, कह रहे हैं एट सर्टेन टेम्परेचर 5.12% सोल्यूशन ऑफ केन शुगर इज आइसोटोनिक विद 0.9% ऑफ एन अननोन सॉल्यूट, द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज़। देखो यहाँ पर कहा गया है आइसोटोनिक, तो ज़रा इस बात को ज़रा हम समझ लें कि 5.12% सोल्यूशन है केन शुगर का, वो आइसोटोनिक है 0.9% सोल्यूशन ऑफ अननोन सॉल्यूट। मोलर मास निकालना है सॉल्यूट का, सॉल्यूट नहीं है ये सॉल्यूट है। तो इसमें देखो आइसोटोनिक का जो मीनिंग होगा हमारे लिए, मीन्स solutions have same osmotic pressure। जब ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो यहाँ पर देखो ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लिखते हैं पाई से, पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2 फर्स्ट सोल्यूशन का और सेकंड सोल्यूशन का। फर्स्ट सोल्यूशन हमारा क्या है, केन शुगर का है, इसको हमने लिख दिया यहाँ पर पाई इज इक्वल टू CRT, C1RT इज इक्वल टू C2RT, RT से RT कैंसिल हो गया, हमारे पास रह गया C1 इज इक्वल टू C2। देखो 5.12% का मतलब हुआ 5.12 ग्राम इन 100 ग्राम। ऐसे ही वहाँ दे रखा दूसरा वाला 0.9%, यानी 0.9 ग्राम इन 100 ग्राम, ठीक है। तो C क्या है, कंसंट्रेशन है। तो जब कंसंट्रेशन है ये, तो यहाँ पर जब कंसंट्रेशन ये दे रखी है तो यहाँ हम ले लें इसको
एन अपॉन वी N1 अपॉन V1 इज इक्वल टू N2 अपॉन V2। इनके नंबर ऑफ मोल्स ऐसे डायरेक्ट लगा देता हूँ मैं। देखो केन शुगर का दे रखा है 5.12 अपॉन इसका मोलर मास होता है 342 इनटू वॉल्यूम जो है वो आपको लेना है ml में, तो यहाँ 100 ग्राम, तो 100 ग्राम का मतलब 100 ml इज इक्वल टू N2। क्योंकि हम सेम कंडीशंस ले रहे हैं तो जो 100 ग्राम है डेंसिटी इसकी नॉर्मल टेम्परेचर पर 100 ग्राम डेंसिटी 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है ना, तो इसलिए ये 100 ग्राम का 100 ml ले लिया। तो यहाँ पर N2 के लिए यहाँ पर ये हो गया 0.9 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन 100। देखो ये कैंसिल हो गया, इधर पूरा इधर ये पूरा कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचा M2 इज इक्वल टू हो जाएगा 0.9 इंटू 342 और 5.12, ये हो गया हमारे पास में। तो ये जो है जब इसको आप सॉल्व करोगे इतने को, तो हमारे पास निकल करके ये आता है लगभग 60.11 निकल के आएगा। और जब 60.11 निकल के आएगा तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मैंने सॉल्व कर लिया, 60.11 आया हमारा। ठीक है, अब ज़रा आंसर को देखें एक बार। आंसर में देखो यहाँ 60.11 तो दिया नहीं है, लेकिन हाँ 60 दे रखा है, इसका मतलब हमारा ये वाला आंसर करेक्ट है। अच्छा आप देखिए इसमें ये जो अप्रॉक्सीमेशन भी लेना पड़ता है कभी कभी, जैसे आंसर इसमें बहुत दूर हैं, यानी कि 61 है, उसके बाद 120, 90 इस तरह से, और हमारा आंसर 60.11 60 के क्लोज है, तो हमने ये आंसर यहाँ पर कंसीडर कर लिया। तो मैं सभी स्टूडेंट से यही कहना चाहूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है आप लोग कमेंट्स भी दीजिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए और अच्छी वीडियोस बना सकूं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8th क्वेश्चन है। देखिए 8th क्वेश्चन क्या है वो ज़रा देखिए भाई, क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज़ एडेड टू 178.2 ग्राम ऑफ वाटर। द वेपर ऑफ वाटर फॉर दिस एक्वस सोल्यूशन एट 100 डिग्री सेल्सियस। देखिए ये क्वेश्चन जो है आसान है, और ये राउल्ट्स लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो राउल्ट्स लॉ के क्वेश्चन को हम कैसे करके करेंगे उसको हम यहाँ पर अभी सीख लेते हैं। देखिए क्या दे रखा है क्वेश्चन में वो तो आपने देख ही लिया। अब ज़रा इसका सोल्यूशन भी देख लेते हैं हम। सोल्यूशन कैसे करेंगे, देखिए सोल्यूशन कैसे करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दे रखा है, यहाँ हमें दे रखा है WB कितना दे रखा है 18 ग्राम। ठीक है, और उसको ऐड किया है 170 ग्राम ऑफ वाटर में, तो WA हमें कितना दे रखा है 178.2 ग्राम वाटर दे रखा है। अब देखिए कह रहे हैं वेपर ऑफ वाटर फॉर दिस एक्वस सोल्यूशन विल बी। तो ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में आपका फॉर्मूला लगेगा राउल्ट्स लॉ वाला, और राउल्ट्स लॉ में एक आपने पढ़ा था, राउल्ट्स लॉ के साथ में ही एक फार्मूला उसी में आया था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का, यानी कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए फार्मूला लिख लें। कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा इसमें, फार्मूला अप्लाई होगा PA0 माइनस PA अपॉन PA0 इज इक्वल टू XB। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो चीज़ें दे रखी हैं उन चीज़ों की हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे। हमें सबसे पहले क्या करना है, XB निकालना है, XB। और XB कैसे निकलेगा, ये निकलेगा NB अपॉन NA प्लस NB से, यानी कि हम पहले NB निकालें। तो NB का मतलब है ग्लूकोज के नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पर हमें दे रखा है 18, किसके लिए, ये हमें दे रखा है ग्लूकोज के लिए, और ग्लूकोज का जो मोलर मास होता है वो होता है 180। तो यहाँ पर आपके जो नंबर ऑफ मोल्स आ गए वो आ गए आपके पॉइंट के 1। ठीक है, अब आ जाओ ज़रा NA पर। NA का मतलब हो गया यहाँ पर वाटर के लिए, तो वाटर का
जो मास दे रखा है वो तो है 178.2 और इसका मोलर मास होता है 18। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वाटर है उसके मोल्स यहाँ निकल के आएंगे, आपके वाटर के मोल्स निकल के आएंगे 9.9 मोल्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम एक्स बी निकाल लें तो एक्स बी हमारा क्या हो जाएगा, देखो ये हमारा एन बी है, तो एन बी तो हमारे पास हो गया 0.1 और एन ए हमारे पास एन ए दे रखा है 9.9 और एन बी आपका 0.1 दे रखा है। इसका मतलब ये हो गया 0.1/10, इसका मतलब हो गया ये 0.01। ये एक्स बी की वैल्यू हो गई आपकी 0.01। अब देखिए इस फॉर्मूले में, इस वाले फॉर्मूले में आप जो है वो वैल्यू पुट करें। निकालना क्या है हमें, देखो वाटर का जो PA0 होता है यानी प्योर वाटर का जो वेपर प्रेशर है नॉर्मल कंडीशंस में वो होता है आपका 760 टॉर, या आप इसे कह सकते हो सेंटीमीटर ऑफ Hg। ठीक है ना, तो टॉर में दिया है क्वेश्चन में इसलिए मैंने इसको टॉर में लिखा है। अब हमें निकालना क्या है, इसमें PA निकालना है एक्चुअली। तो देखो यहाँ पर 760, मैंने इस फॉर्मूले में इसको अप्लाई किया, 760 माइनस PA/760 इज इक्वल टू, ये आपका कितना निकल के आया 0.01। ठीक है, तो 0.01 कर दोगे तो ये हो जाएगा 760 माइनस PA इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 7.6। इसका मल्टीप्लाई कर दोगे, हमें निकालना है PA, तो PA हो जाएगा हमारा 760 माइनस 7.6 जो कि निकल के आएगा 752.4। देखो यहाँ मैंने सॉल्व कर दिया है, ये सॉल्व करके आपका आंसर यहाँ पर क्या है, ये आ गया 752.4 टॉर। ठीक है, कोई आंसर इसमें चेक करो, ये दे रखा है आपका 752.4 टॉर, ये वाला हमारा आंसर हो गया। 4.0 मैंने नहीं लिखा है, आंसर आपका किस में आ जाएगा, टॉर में आ जाएगा। देखो भाई नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, इसमें जो दिया गया है वो है एट 373 केल्विन द वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड्स हेप्टेन एंड ऑक्टेन फॉर्मिंग आइडियल सोल्यूशन आर 105 किलो पास्कल एंड, इसका आधा पार्ट अभी इधर है, and 45 kilopascal respectively. Vapor pressure of the solution obtained by mixing 25 gram of heptane. The molecular mass is 100 gram per mole and 35 gram of octane. Molecular mass of 114 gram per mole will be. अब देखो आंसर्स तो ये आप यहाँ पर आपके दे ही रखे हैं। अब इनमें से हमें ऐसे तो लगा नहीं सकते जब तक हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, तो पहले आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद आंसर यहाँ पर हम देखेंगे क्या आंसर हमारा आएगा। सो स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि यहाँ दो कंपाउंड लिए रखे हैं सॉल्यूशन में। एक तो है आपका हेप्टेन जिसका कि वेपर प्रेशर प्योर कंडीशन में दे रखा है आपको 105 किलो पास्कल, और ये वेपर प्रेशर दे रखा है प्योर कंडीशन में। और वहीं पर एक दे रखा है ऑक्टेन जिसका वेपर प्रेशर दे रखा है 45 किलो पास्कल। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि इसका 25 ग्राम और इसका 35 ग्राम लिया है। तो यहाँ पर हमें बताना क्या है, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का बताना है। देखिए राउल्ट्स लॉ से निकलेगा, तो यहाँ पर हम किसके लिए RAOULT राउल्ट्स लॉ फॉर आइडियल सॉल्यूशंस के लिए क्या होता है, P सॉल्यूशन इज इक्वल टू PA नॉट इंटू XA प्लस PB नॉट इंटू XB। ठीक है ना, क्या सॉल्यूशन करना है हमें, सॉल्यूशन दे रखा है, देखो PA नॉट दे रखा है हमें, ये हमारा क्या हो गया, ये वाला हो गया PA नॉट और ये हो गया हमारा PB नॉट।
ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई। अब देखिए ज़रा यहाँ पर एक्स ए, मोल फ्रैक्शन ए और बी के निकाल लें। तो मोल फ्रैक्शन के लिए हमें हेप्टेन दे रखा है, हेप्टेन के नंबर ऑफ मोल्स हेप्टेन एन हेप्टेन का एटॉमिक मास दे रखा है 25 और मॉलिकुलर मास दे रखा है 100। तो ये हो गया 1/4 दैट इज़ 0.25। और एन ऑक्टेन कितना दे रखा है आपको 35 ग्राम, इसका मॉलिकुलर मास दे रखा है 114। तो ये आपका सॉल्व होकर के आता है 0.30। आगे कुछ और आता है लेकिन हम इतना ही ले लेते हैं, इससे हमारा आंसर लगभग निकल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखो इससे हम क्या निकालेंगे, एक्स से निकाल लें, एक्स एच निकाल लें। एक्स एच का मतलब हो गया एन एच अपॉन एन एच प्लस एन ओ। तो ये हो गया 0.25 अपॉन 0.25 प्लस 0.30 दैट इज़ 0.25 अपॉन 0.55। ऐसे ही हम इसका निकाल लें, इसके बाद में एक्स ओ निकाल लेंगे। तो एक्स ओ हमारा आ जाएगा, देखो ऐसे ही करके 0.30 अपॉन 0.55। इसको हम ऐसे ही रख लें तो ये कैंसिल कर लो इसको, और इसको ऐसे रख लो, ये फार्मूला ले लो। यहाँ देखो ये हो जाएगा आपका पी एस इज़ इक्वल टू, पी ए दे रखा है 105 इंटू हेप्टेन के लिए दे रखा है 25/55 प्लस 45 इंटू 30/55। इसे काट दो तो ये 5 जाओ और 11 हो गया, इसे 6/11 हो गया। अच्छा, अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे ना, तो ये सॉल्व करने पर हमारा जो आंसर आएगा 71.79 आता है, लगभग 71.79। अब आंसर ज़रा चेक करो, देखो ऐसा कोई आंसर आ रहा है जिसमें 71.79 यानी कि अप्रॉक्सीमेशन में 72 हो। तो हाँ, यहाँ पर हमारा एक आंसर जो है वो, इसकी यूनिट भी लिख दें किलो पास्कल। तो यहाँ पर हमारा आंसर एक मैच कर रहा है इससे, 72 किलो पास्कल। तो लगभग हमारा यही आंसर आ रहा है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। इसके बाद हम जरा आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का। यहाँ पर क्वेश्चन 10 दिया हुआ है, डिजॉल्विंग 120 ग्राम ऑफ यूरिया, molecular weight 60 ग्राम in 1000 ग्राम ऑफ वाटर गिव a solution having a density of 1.15 ग्राम पर ml, the molarity of solution is। तो देखिए यहाँ पर आंसर ये भी आपको सॉल्व करना है। तो इसमें आपको अब क्या करना है, देखिए कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए हमें क्या क्या दे रखा है वो चीज़ें यहाँ पर हम लिख लेते हैं। हमें दे रखा है यूरिया, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा है हमें 120 ग्राम, और हमें दे रखा है यूरिया का मॉलिकुलर मास 60 ग्राम। इससे हम नंबर ऑफ मोल निकालेंगे यूरिया के, ही हो जाएंगे 120/60 दैट इज़ 2 मोल्स हो जाएंगे। अब देखो मास ऑफ सोल्यूशन भी हमें चाहिए। मास ऑफ सोल्यूशन कितना होगा, यानी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यानी 120 प्लस 1000 ग्राम सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ये हो गया 1120 ग्राम, पूरा हो गया आपका क्या, सॉल्यूशन। अब हमें डेंसिटी भी दे रखी है यहाँ पर 1.15 ग्राम पर ml। देखिए अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम पे वॉल्यूम नहीं है, क्योंकि जो मोलैरिटी का फार्मूला होता है उसमें चाहिए होता है वॉल्यूम। देखिए मोलैरिटी के क्वेश्चन में हमें वॉल्यूम चाहिए होता है। तो वॉल्यूम कैसे निकालें हम, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। देखिए डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसका मतलब हुआ कि वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी, और ये हो जाएगा आपका 1120/1.15। तो जो वॉल्यूम यहाँ पर हमारा निकल करके आएगा वो आपका यहाँ निकल करके आएगा, वॉल्यूम आपका 973.9। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 973.9 ml। ठीक है, वॉल्यूम आ गया। अब देखो आसान है निकालना, कैसे निकालेंगे इसको। देखिए तो मोलैरिटी इज इक्वल टू होता है आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट NB अपॉन
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में दिया है इनटू ऊपर में 1000, तो यहाँ एन भी हमारे पास दे रखा है 2 इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ये दे रखा है 973.9। ठीक है ना। अब देखो ये जो हमें दे रखा है इसको अगर हम यहाँ पर पूरे को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर निकल करके आएगा। देखिए ये हो जाएगा हमारा कितना 2000 अपॉन 973.9। ठीक है ना। अब देखिए जब ये यहाँ पर जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 2.05 मोल पर लीटर। तो ये हमारा यहाँ पर मोल पर लीटर में आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। और इसका ऑप्शन आप देखिए ज़रा, 10th क्वेश्चन का ऑप्शंस में कोई ऑप्शन है 1.78 m, ये नहीं होगा। 2.05 m यही हमारा आंसर होगा। हालांकि और कोई आंसर इसके आसपास नहीं है। ये हमारा यहाँ पर क्या है आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो आज की वीडियो में ये 10 क्वेश्चन ही मैंने आप लोगों को तैयार किए हैं और इन 10 क्वेश्चंस को देखिएगा और इसके बाद मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो भी लेकर के आऊँगा आपके लिए इसी टॉपिक पर। इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे इसी चैप्टर के। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो को देखने के बाद जो भी आपके रिव्यूज़ हैं रिव्यूज़ दे दीजिए, कमेंट्स दीजिएगा, जिससे अगर कोई कमी रह रही है तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसको इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।